हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो हमारी जो है बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर चल रही थी और आज हम यहां देख रहे हैं अपना फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर। और बात करें यहां पर तो हम जो है इसमें दो यूनिट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड। अब हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं आज की वीडियो में यूनिट थर्ड, जिसका नाम है कोर्स डिस्पर्जन। अब ये जो हमारी वीडियो रहेंगी यूनिट थर्ड की, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब दो वीडियो में आपकी यूनिट थर्ड कंप्लीट हो जाएगी। पहला इसमें जो हमारा टर्म आता है आप देखेंगे कोर्स डिस्पर्जन को, तो ये हमारा फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर पहला हमारा इसमें आता है सस्पेंशन वाला सीन और दूसरा हमारा इसमें आता है इमल्सन वाला। तो हमने क्या किया कि पहले हमने वीडियो में कंप्लीट सस्पेंशन को कवर कर रखा है आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पहले कोर्स डिस्पर्जन बताया जाएगा क्या है कैसे है, देन आपको सस्पेंशन बताया जाएगा सारा कुछ, और उसके बाद जो हमारी सेकंड वीडियो आएगी उसमें हम सारा कुछ जो है इमल्सन के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो हमारी दो पार्ट्स में जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अब हम समझते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जिसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पहला हमारा इसमें रहेगा सस्पेंशन क्या है कैसे। पहले हम पढ़ेंगे कोर्स डिस्पर्जन क्या है कैसे, उसका इंट्रोडक्शन, देन हम पढ़ेंगे सस्पेंशन के बारे में, फिर हम इसकी कुछ इंटरफेसियल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम यहाँ पर पढ़ेंगे फॉर्मुलेशन कैसे होती है हमारी फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन की, ये हमारे होते क्या है कैसे होता है सारा कुछ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक चीज़ जानते हैं, आपसे अगर कोई सिंपल शब्द आपको पहले ये पता होना चाहिए ना कि डिस्पर्जन क्या होता है। वैसे तो जो हमारी यूनिट फर्स्ट थी कोलिडेड डिस्पर्जन वाली, वो हमारी बेसिकली इसी पर थी, तो हम उसमें सारा कुछ आपको बेसिक बता चुके हैं। तो आपने नहीं देखी हो तो पहले आप यूनिट फर्स्ट को देख लेना, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। अब हम समझते हैं डिस्पर्जन एक्चुअल में है क्या। तो सिंपली अगर मैं आपसे बोलूँ कि सॉल्यूशन क्या होता है, सिंपल अगर मैं आपसे पूछूं सॉल्यूशन क्या होता है, तो नॉर्मल सी बात है, सभी बोलेंगे सॉलिड प्लस सॉल्वेंट। हम सॉलिड को सॉल्वेंट में मिलाते हैं और हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। एग्जांपल के जैसे मान लो ये हमारा एक है, ये हमारा सॉल्वेंट है, क्या है, लिक्विड है, और सॉल्यूट हमने यहाँ पे ले लिया शुगर मान लो, चीनी मान लो। तो अगर हम चीनी को पानी में मिला रहे हैं या हम चीनी को दूध में मिला रहे हैं तो वो एक हमारा क्या बन रहा है, बाद में सॉल्यूशन बन रहा है। किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। अब मैं आपसे बोलूँ कि डिस्पर्जन भी हमारा कुछ इसी तरह का ऐसे ही कंपाउंड होता है, बस इसमें डिस्पर्जन में क्या हो जाता है, एक हमारा आता है डिस्पर्स फेज, और इस डिस्पर्स फेज को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर आप सॉल्यूट समझ लो। एक हमारा यहाँ पर आता है दूसरा डिस्पर्जन मीडियम, जिसको हम समझते हैं सॉल्वेंट। आप कुछ इस तरह यहाँ पर समझो कि हमारा सॉल्यूशन तो हो गया पूरा डिस्पर्जन, सॉल्यूट हमारा पार्टिकल हो गया डिस्पर्स फेज, जिसको हम क्या करेंगे, मिलाने वाले हैं अपने सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट हमारा क्या होगा यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम। यानी कि हम सिंपल कहें तो इसमें हम क्या करते हैं, डिस्पर्स फेज को हम डिस्पर्जन मीडियम में मिला देते हैं, और उसके बाद जो हमें कंपाउंड फॉर्म होता है पूरा का पूरा, वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्पर्जन कहलाता है। ठीक है, इसमें हमारा डिजोल्व वर्ड आ जाता है कि हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में पूरा डिजोल्व करें, यानी कि हम घोल रहे हैं अच्छे से, कैसे भी करके उसको मिला देंगे। यहाँ पर वर्ड आ रहा है सिर्फ डिस्पर्ड, यानी कि एक तरह से इसका मतलब होता है फैलाव, यानी कि यहाँ पर जो हमारे डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स होंगे ये हमारे इस डिस्पर्जन मीडियम यानी कि जो हमारा लिक्विड है उसमें बस एक तरह से पूरे में फैल जाएंगे, पूरे में, यानी कि जितना इधर उधर पूरे में फैल जाएंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा कहलाता है डिस्पर्जन वाला सीन। अब अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है डिस्पर्जन की, तो आप बोल सकते हैं कि दीज आर दोज सॉल्यूशन या डिस्पर्जन इन विच डिस्पर्स फेज इज डिस्पर्स्ड इनटू अ डिस्पर्जन मीडियम। और जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है इसी को हम जो है कंटिन्यूअस सिस्टम या कंटिन्यूअस फेज भी बोलते हैं। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि इन विच डिस्पर्स फेज इज डिस्पर्स्ड इनटू द डिस्पर्जन मीडियम, और ये हमारा आल्सो कंटिन्यूअस सिस्टम भी कहलाता है ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल हो गया डेफिनेशन। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा और इसमें ब्रीफ में अंदर जाके देखें तो लेट करो कि ये हमारा एक सॉल्यूशन है, ये हमारा एक डिस्पर्जन है। यहाँ पर हम डिस्पर्जन के टाइप्स भी समझेंगे और अपने यूनिट के इंट्रो भी समझेंगे। तो यहाँ पर जैसे सॉल्यूशन की बात करें तो हमने एग्जांपल ले लिया, शुगर को हमने पानी में मिला दिया। यहाँ पर हमने डिस्पर्जन की बात की तो यहाँ पर हमने एक कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन ले लिया, जो एक चूने पाउडर की तरह होता है, जो हमारा पानी में घुलता नहीं अच्छे से, और वहाँ पर हमने पानी ले लिया। अब हम इसकी बात करें तो ये हमारा फुली डिजोल्व हो जाएगा, इसकी बात करें तो ये हमारा अच्छे से डिजोल्व नहीं होगा, क्योंकि चूना मतलब आप देख रहे होंगे मिट्टी वालू, ये चीज़ हमारी पानी में अच्छे से घुलती नहीं है। अब यहाँ पर बात करें तो ये हमारा एक सिंगल फेस है। इसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पर हमारी शुगर पानी में अच्छे से घुल जाएगी और वो पूरा का पूरा आपको एक तरह से लिक्विड ही दिखेगा। तो ये हमारा मोनोफेजिक और होमोजीनियस हो जाएगा, इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर हमारे क्या होंगे, टू फेजिक यानी कि बाईफेजिक। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो हमारा यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है ये हमारा पानी में अच्छे से डिजोल्व नहीं होगा, और आपको यहाँ पे दोनों ही फेस दिखेंगे, आपको सॉलिड भी दिखेगा और आपको लिक्विड भी दिखेगा। तो ये हमारा बाईफेजिक और हेटेरोजीनियस हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर डिस्पर्जन, आप समझ गए होंगे, यानी कि यहाँ पर ये चीज़ हमारी डिस्पर्स हो रही है। अब इसके हम टाइप्स देखें तो ये हमारा बेसिकली दो तरह से मिलता है हमको। पहला हमारा यहाँ पर होता है कॉलोइडल डिस्पर्जन, दूसरा हमारे यहाँ होता है कोर्स डिस्पर्जन। अभी इसके बारे में बताएंगे आपको। तो कॉलोइडल डिस्पर्जन में क्या होता है कि आपने यहाँ समझा कि हमारे ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहे होंगे, ये हमारे लिक्विड में मिल रहे हैं। अब इनका ना कुछ साइज होता है, तो वो साइज के बेस पर हम इसको डिवाइड करते हैं। अब साइज कैसे, अगर ये जो हमारे लिक्विड, ये आपको सॉलिड पार्टिकल दिख रहे होंगे, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं इनका साइज अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर यानी कि 1 माइक्रोमीटर तक है, यानी कि 1 माइक्रोमीटर में हमारे 1000
नैनोमीटर होते हैं। तो अगर इनका साइज 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में आता है तो ये हमारे कहलाते हैं कॉलोइडल डिस्पर्जन। और अगर ये जो हमारे सॉलिड पार्टिकल है इनका साइज हमारा 1 माइक्रोमीटर से ऊपर चला जाता है, 1 माइक्रोमीटर यानी कि 1000 नैनोमीटर से ऊपर चला जाता है और 100 माइक्रोमीटर तक होता है, तो ये चीज़ हमारी कहलाती है कोर्स डिस्पर्जन। और एक और बात की, जो हमारा कोर्स डिस्पर्जन है इसको हम अपनी आंखों से इजीली विजिबल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो कहीं पे मिट्टी मिली हुई है कोई पानी में, तो आप उसको इजी देख सकते हैं ना। लेकिन ये वाला जो कॉलोइडल डिस्पर्जन है इसको हम इजीली आंखों से नहीं विजिबल कर पाते। जैसे मिल्क हो गया हमारा, तो मिल्क भी हमारा एक तरह से इमल्सन, और यहाँ पर हमारा एक क्या है, वो भी एक क्या है, कॉलोइडल डिस्पर्जन है। ठीक है, तो इसी तरह की हमारी कुछ चीज़ें कहलाती हैं। तीसरा हमारे यहाँ पर आता है मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। तो इसको हम यहाँ होमोजीनियस सॉल्यूशन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे ये डिस्पर्जन पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर जो हमारे ये पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज 1 नैनोमीटर से भी कम है, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा हो गया जिसको हम ईजी ऐसे देख ही नहीं सकते। तो ये हमारा ईजिली क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन हो जाएगा जो हमारा नॉर्मल बनता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर हमारे बेसिकली 3 तरह से हमारे डिस्पर्जन हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कॉलोइडल डिस्पर्जन, और तीसरा हमारे यहाँ पर आता है कोर्स डिस्पर्जन। तो यहाँ पर जो हमारा कॉलोइडल डिस्पर्जन है इसको हम यूरिन इफेक्ट में पढ़ चुके थे। अब हमारी बारी आती है यहाँ पर कोर्स डिस्पर्जन के बारे में। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं कि ये हमारा एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है। कौन सा, हेट्रोजीनियस, यानी कि यहाँ पर हमको दोनों फेज हमको दिखाई देंगे बाकायदा। तो ये हमारा क्या, एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है, और जिसमें हमारे जो पार्टिकल साइज, यानी कि जो पार्टिकल है इनका साइज कितना होगा हमारा, 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच होगा। अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारा पूरा बना हुआ है। इसमें ये जो हमारे बड़े बड़े सॉलिड पार्टिकल दिख रहे हैं ये हमारे क्या है, डिस्पर्स फेस है, और इनका साइज 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर है। और ये हमारा क्या है, लिक्विड है जो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, सिंपल, आप यहाँ समझ गए होंगे। अब ये जो हमारा है ये हमारा फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है कोर्स डिस्पर्जन। पहला हमारा इसमें आता है सस्पेंशन, और दूसरा हमारे इसमें क्या आता है, इमल्सन आता है। अब सस्पेंशन और इमल्सन को आप थोड़ा सा इंट्रो में समझ लो, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो जैसे सस्पेंशन होता है तो हमारी 2 चीज़ें होती हैं किसी भी डिस्पर्जन में। पहली हमारी होती है डिस्पर्स फेस, दूसरी हमारी होती है डिस्पर्जन मीडियम। तो सस्पेंशन में क्या होता है कि जो हमारा डिस्पर्स फेस है वो हमारा क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, और जो डिस्पर्जन मीडियम है वो हमारा क्या, लिक्विड रहेगा। यानी कि अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सॉलिड पार्टिकल हमारा लिक्विड में डिस्पर्स किया जा रहा है। दूसरा हम इमल्सन की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा डिस्पर्स फेस है वो हमारा क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा, और जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है वो हमारा क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। यानी कि यहाँ पर हमारा क्या है, लिक्विड में मिक्स किया जा रहा है, डिस्पर्स किया जाता है। एग्जाम्पल के जैसे ये समझो, ये हमारा एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर ये आपको दिख रहे होंगे, ये पार्टिकल्स हमारे क्या है, डिस्पर्स फेस है जो हमारे क्या है, सॉलिड है, और ये हमारा क्या है, डिस्पर्जन मीडियम जो हमारा क्या है, लिक्विड है, और ये चीज़ हमारी इसमें मिक्स की जा रही है। सिंपल बात है। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोनों ही चीज़ हमारी क्या है, लिक्विड है, और ये हमारे कहलाता है इमल्सन। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, ये 2 तरह के हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं इमल्सन के, और ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, लिक्विड एंड लिक्विड होते हैं, यानी कि दोनों चीज़ें क्या होती हैं, आपस में लिक्विड ही होती हैं। तो अब हम आज की वीडियो में यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में पूरा डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं, कैसे क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब अगर हम सस्पेंशन की डेफिनेशन देखें तो ये हमारी बनती है कि इट इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम इन विच अ सॉलिड पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड मीडियम। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सस्पेंशन में हमारे को सॉलिड पार्टिकल्स हमारे क्या होते हैं, लिक्विड में डिस्पर्स्ड होते हैं यूनिफॉर्मली। तो ये हमारा कहलाता है सस्पेंशन। एग्जाम्पल के लिए चॉक इन वाटर हो गया हमारा, और जो मैंने आपको बताया कैल्शियम कार्बोनेट इन वाटर, ये हमारी कुछ चीज़ें यहाँ पर हो गई। अब हम बात करें सस्पेंशन जो हमारा होता है, इसमें भी हमारे 2 तरह से आ जाते हैं। जैसे हमारा जो पहला वाला था कॉलोइडल डिस्पर्जन, उसमें भी हमारा कॉलोइडल सस्पेंशन आता है, और इसमें हमारा आता है कोर्स सस्पेंशन। एक सिर्फ फर्क इतना है कि जो हमारा कोर्स डिस्पर्जन, इसमें हमारे पार्टिकल साइज 1 माइक्रोन से ऊपर होते हैं, तो जो इसके पार्टिकल 1 माइक्रोन से ऊपर होंगे तो वो हमारा हो जाएगा कोर्स सस्पेंशन, और जिसमें पार्टिकल 1 माइक्रोन से छोटे होंगे तो वो हमारा हो जाएगा कॉलोइडल सस्पेंशन। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि सस्पेंशन हमारा कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। बात करें तो सस्पेंशन में क्या होना चाहिए कि उसमें जो नीचे हमारा ये जो सारी प्रॉपर्टीज है ना, ये आपको तब समझ आएंगी जब हम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में समझते हैं। तो इसको हम वापस आते हैं इसके ऊपर बाद में। पहले हम यहाँ पर समझते हैं टाइप्स ऑफ सस्पेंशन, यानी कि सस्पेंशन हमारा कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। तो बेसिकली सस्पेंशन हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला हमारा होता है फ्लोक्यूलेटेड, और दूसरा हमारे यहाँ पर आता है डीफ्लोक्यूलेटेड। अब इससे पहले आप एक चीज जान लो कि कौन सा सस्पेंशन हमारा स्टेबल होता है, यानी कि जो हमें सबसे ज़्यादा यूज करना है, और कौन सा सस्पेंशन हमारा अनस्टेबल होता है, यानी कि जिसका हमें इस्तेमाल नहीं करना है। सिंपल सी बात है, आपको अगर कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको वो चीज़ अच्छी चाहिए ना, स्टेबल चाहिए, तो वही यहाँ पर चीज़ें हैं। तो आप ऐसे समझो कि जिसमें हमारा जो डिस्पर्स फेस है, यानी कि जो हमारा सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो हमारे इस डिस्पर्जन मीडियम में अच्छे से मिक्स रहेंगे, यानी कि पूरे के पूरे इसमें मिक्स रहेंगे,
वो हमारा एक स्टेबल कंपाउंड कहलाता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लो कुछ समय बाद क्या हो जाता है हमारा, आपको पता है आप बालू मिट्टी में कुछ भी घोल के रखोगे, धीरे धीरे वो चीज़ हमारी क्या होगी, पानी में नीचे धीरे धीरे बैठ जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ टाइम नीचे बैठ गई, तो ये हमारे एक अनस्टेबल कंडीशन होती है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, अब मान लो आपको यूज करना है सस्पेंशन, आपने यहाँ का इतना हिस्सा अगर आपने कवर किया तो यहाँ पर आपको सॉलिड के पार्टिकल यानी कि जो इसमें ड्रग होगा एक्चुअल में वो, और आपको लिक्विड, दोनों चीजें मिली। लेकिन जब इसमें सारा कुछ नीचे बैठ जाएगा, अब आप इसका यूज करोगे तो ऊपर ऊपर तो हमारा कुछ भी पार्टिकल नहीं है, वहां सिर्फ लिक्विड है, और नीचे नीचे हमारा पार्टिकल ज्यादा है, तो ये चीज हमारी अनस्टेबल हो जाती है। क्योंकि भाई यूज करोगे तो नुकसान पहुंचाएगी, कहीं पर एकदम बहुत ज्यादा ड्रग हो गया नीचे और कहीं पर बिल्कुल भी ड्रग नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा होता है ये हमारा स्टेबल होता है, ये हमारा जो कंडीशन होती है हमारी इनस्टेबल होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा डिस्पर्स फेस है वो हमारा अच्छे से पूरे में डिसॉल्व होता है, और इसमें क्या होता है कि जो हमारा डिस्पर्स फेस है वो हमारा पूरे में डिसॉल्व ना होकर क्या होता है कि नीचे बैठ जाता है, बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है, जिसको हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं ना, जहां पे हमारा पार्टिकल धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स लगती है नीचे, तो सारा कुछ नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर स्टेबल हमारे कौन से होते हैं, जे वाले होते हैं, जिसमें क्या होता है हमारा डिस्पर्स फेस पूरे में मिला होता है, और अनस्टेबल क्या होता है यहाँ पर हमारे डिस्पर्स फेस नीचे बैठ जाते हैं। अब हम समझते हैं फ्लॉक्यूलेटेड क्या होता है। तो अगर हम सिंपल बोले तो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन आर दो सस्पेंशन इन विच पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेस एग्रीगेटेड टुगेदर टू फॉर्म अ बंच लाइक स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पर जैसे मान लो ये हमारा एक नॉर्मल सस्पेंशन है, तो यहाँ के जो हमारे पार्टिकल्स है ना, ये हमारे कुछ पार्टिकल मिलके क्या करते हैं, एक बंच लाइक स्ट्रक्चर यानी कि आपस में जुड़ जाते हैं और कुछ फ्लॉक्यूल्स बना लेते हैं। ऐसे आपको ये दिख रहे होंगे, इस तरह ये हमारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, गुच्छा टाइप बना लेते हैं पूरा, जिसको हम बंच लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, फ्लॉक्यूल्स हो जाते हैं। तो जहां पर हमारे सस्पेंशन में ऐसी चीजें बन के आती हैं, ये हमारे कहलाते हैं सस्पेंशन, फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। और नॉर्मल दूसरे तरह के हमारे होते हैं नॉर्मल, यानी कि जहां पर हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये हमारे पूरे में अच्छे से डिस्पर्स होते हैं, ये हमारे कहलाते हैं डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। अब अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा था कि इन दोनों में से स्टेबल कंपाउंड हमारा कौन सा है, तो जाहिर सी बात है आप लोग किसे बोलोगे, इसे बोलोगे। इसके पीछे रीजन क्या है कि जैसे ये हमारे बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, तो भाई कोई भी चीज़ अगर हमारी बड़ी होगी तो वो हमारी नीचे भी जल्दी गिरेगी, तो ये हमारे सेडिमेंट यानी कि यहाँ पर नीचे अंदर हमारे क्या हो जाएंगे, जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगे। और ये वाले पार्टिकल्स हमारे छोटे छोटे हैं, तो ये भाई नीचे बहुत देर में गिरेंगे, तो ये हमारे सेटल डाउन कम हो गए। तो ये आप इसको क्या बोलोगे कि ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा देर तक क्या रहेंगे, घुले मिले रहेंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारे फ्लॉक्यूलेटेड वाले ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये हमारे ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपैरिजन टू डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। तो इसके पीछे का अब हम रीजन समझते हैं कि आखिर क्यों हमारा जो फ्लॉक्यूलेटेड वाला है ये हमारा ज्यादा स्टेबल होता है हमारे डीफ्लॉक्यूलेटेड से। तो इसको आपको जिस तरह समझो कि लेट मारो हमने एक छोटा छोटा मतलब एरिया उठा लिया उसमें से, तो यहाँ पर ये हमारे क्या है, फ्लॉक्यूल्स है, यहाँ पर हमारे ये नॉर्मल हो रहा है, तो यहाँ पर जो हमारे बीच में जगह होती है वो हमारी थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि जैसे हमारे ये सारे पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बीच में स्पेस जो हमारा है ये हमारा थोड़ा सा ज्यादा है। यहाँ पर देखो तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में स्पेस हमारा क्या है, थोड़ा थोड़ा कम है, ठीक है। तो ये स्पेस ही हमारा एक्चुअल में सारी की सारी जड़ है स्टेबल होने की। कैसे, अब यहाँ पर जैसे हमारे ये लार्ज स्टेबल है, तो ये हमारे नीचे तो बहुत जल्दी बैठ जाते हैं, यानी कि ये पार्टिकल्स हमारे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। सेम कंडीशन यहाँ होती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद होते हैं, यहाँ भी क्या हो जाएंगे, ये पार्टिकल्स हमारे नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। अब क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे जो बीच में इनके स्पेस होती है, तो जो हमारे नीचे सेटल डाउन होते हैं, तो इसके बीच में हमारे क्या हो जाती है, थोड़ा थोड़ा लिक्विड भी रह जाता है, यानी कि हमारा डिस्पर्जन जो मीडियम होता है वो भी इन दोनों के बीच में क्या होता है, बचा रहता है। यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि इनके बीच में जगह कम होती है, तो जब ये हमारे नीचे यहाँ पर बैठते हैं तो ये एक तरह से पूरा का पूरा हमारा केक सा बना लेते हैं। इसको आप एग्जाम्पल ऐसे समझो, आपने कभी वो देखी होगी, कोई बर्तन वगैरह आपने देखा होगा, तो उसमें नीचे कभी कभी कोई सॉलिड की चीज ऐसे करके चिपक जाती है, पूरी चिपक जाती है ना। फिर अगर उसको हमें छुटाना होता है, मतलब हम इसको अगर यहाँ से धोते हैं पानी वगैरह से, बर्तन साफ करते हैं, तो हम इस पर पानी का प्रेशर मारते हैं, और पानी का प्रेशर आता है तब वो ये चीज़ हमारी क्या होती है, अलग। अगर हम इसको ऐसे ही हिलाते हैं निकालते हैं, तो हमारा क्या है, चिपका रहता है हमारा केक सा एक तरह से। तो यहाँ पर हमारा जो लिक्विड है एक्चुअल में, यानी कि जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम जिसमें हमारी ये सॉलिड जो हमारा इसमें मिला था, वो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब क्या करता है यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा थोड़ा सा ये जगह खाली है, तो यहाँ पर हमारा लिक्विड भी बैठा रहता है। तो जब हम इसको फिर बाद में सेक करते हैं, आपने सुना होगा ना सस्पेंशन को ऑलवेज सेक बिफोर यूज, यानी कि हम क्या करते हैं, उसको सेक करते हैं, उसके बाद हम उसका यूज करते हैं सस्पेंशन का। जो टैबलेट सिरप आपने कुछ कुछ देखे होंगे, जो हमारे सस्पेंशन होते हैं उस पर लिखा होता है सेक बेल बिफोर यूज। तो जब यहाँ पर हम सेक डाल करते हैं, तो ये वाले जो पार्टिकल्स होते हैं इसके बीच में हमारा लिक्विड है, तो ये हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, और फिर से हमारा ये क्या हो जाएगा, ऊपर स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये पार्टिकल्स हमारे जब नीचे बैठ जाते हैं, तो यहाँ पर इनके बीच में गैप बहुत कम होता है, वॉइड्स बहुत ही कम होते हैं, स्पेस बहुत कम होते हैं, तो ये एक हार्ड केक बना लेते हैं, यानी कि ये चीज़ हमारी क्या होगी, आपस में जुड़ जुड़ के
बहुत ही ज़्यादा इस तरह कुछ हार्ड बना लेगी। और जब हम इसको सेक करेंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा कि इनके बीच में लिक्विड तो है नहीं, लिक्विड हमारा ऊपर रह गया है। तो अब हम इसको कितना भी हिलाएंगे ये हमारा क्या होगा, बहुत ही कम हमारा हिस्सा ऊपर की थोड़ी पपड़ी ऊपर छूटने लगेगी, बाकी जो हमारा कंपाउंड है वो हमारा नीचे ही स्टेबल बैठा रहता है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ड्रग हमारा एक बार में पूरे के पूरे लिक्विड में घुल मिल जाए। और ये काम हमारा किस में हो रहा था, फ्लोकुलेटेड वाले में हो रहा है, डीफ्लोकुलेटेड वाले में नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से रीजन क्या हो जाता है कि जो हमारा फ्लोकुलेटेड है ये हमारा ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, और जो हमारा डीफ्लोकुलेटेड है ये हमारा क्या होता है, कम स्टेबल होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि फ्लोकुलेटेड क्या होता है, डीफ्लोकुलेटेड क्या होता है। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। तो अब हमारा यहाँ पर टॉपिक आता है इंटरफेसियल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। तो सबसे पहले आप ये समझो कि एक्चुअल में इंटरफेस हमारा होता क्या है। तो इंटरफेस, अगर आपको ये वर्ड आ रहा होगा, इंटर का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच का, और फेसियल मतलब फेस। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ये हमारी क्या है, एक लिक्विड है पूरा का पूरा, और इसके अंदर हमारे ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। तो ये सॉलिड और लिक्विड, इन दोनों के बीच में ये आपको जो चीज़ दिख रही होगी, एक फेस सा हमारा जनरेट हो जाता है। इसी टर्म को हम बोलते हैं इंटरफेस। ये मैंने रेड कलर से आपको दिखा रखा है। तो ये चीज हमारी यहाँ पर कहलाएगी इंटरफेस, यानी कि एक हमारे जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं जो हमारे क्या है, डिस्पर्स्ड फेस हैं, और ये हमारा लिक्विड है जो हमारा क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है। सॉलिड हमारे लिक्विड में डिसॉल्व हुआ है, तो इन दोनों के बीच में एक यहाँ पर फेस जनरेट हो रहा है। उसी फेस को यहाँ पर क्या बोला जाता है, इंटरफेसियल फेस। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूछा है कि इन दोनों फेस से क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्या फर्क पड़ रहा है हमारे सस्पेंशन में, सारा कुछ यहाँ पर पूछा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात आप इतनी समझो कि जब हम कोई भी सस्पेंशन बनाते हैं तो हमारा क्या, हमको कैसा चाहिए, स्टार्टिंग में हमको क्या मांगता है कि जो हमारा सस्पेंशन हो उसके जो पार्टिकल्स हो हमारे, वो क्या रहे, पूरे में डिस्पर्स रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बड़े बड़े पार्टिकल्स को अगर हम इसमें डालेंगे तो वो क्या होगा, बहुत जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस पार्टिकल के साइज को थोड़ा सा डिजोल्व यानी कि टुकड़ों में बांट देते हैं, छोटा कर देते हैं। अब जैसे इनके पार्टिकल साइज को हम छोटा करते हैं तो इस वजह से क्या हो जाता है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता है। आप इस तरह समझो कि लेट करो कि ये हमारे दो पार्टिकल्स हैं, इसको अगर मैं यहाँ से कट करता हूँ, ये भी मैंने कट कर दिया, या मैं ये वाले पार्टिकल लेता हूँ, अगर मैं इसको कट करता हूँ तो देखो ये वाला ये तीन सरफेस थे हमारे पास, ये तीन सरफेस थे। एक हमारे जो बीच का सरफेस था ये भी हमको नया सरफेस मिल जाता है। तो हमारा पूरे जो टोटल सरफेस एरिया वो हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हम इसको और छोटा करेंगे, हमारा और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अगर मैं सिंपल आपको दिखाऊँ, आपसे पूछूँ कि ये हमारे दो पार्टिकल्स हैं, तो इनका सरफेस एरिया नॉर्मली ये हम अगर इसको लगाएं इतना और इतना है। अब मैं इसको मैंने छोटा कर दिया इतने पार्ट्स में। अब मैं इन टोटल देखूँ तो इनका सरफेस एरिया इससे मुकाबले ज़्यादा हो गया है छोटा पार्टिकल करने की वजह से। तो क्या हो जाता है कि जब हम सस्पेंशन बनाने के लिए अच्छे, मतलब सेडिमेंटेशन थोड़ा कम हो, भारी पार्टिकल नीचे कम गिरें जल्दी, उस वजह से हम इन पार्टिकल्स को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब पार्टिकल को छोटा करते हैं तो इस वजह से क्या हो जाता है कि इनका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और हमारी लगती है जिसको हम बोलते हैं सरफेस फ्री एनर्जी। अब सरफेस फ्री एनर्जी को आप कुछ इस तरह समझो कि जैसे हमारे ये जो चीज़ है, ये और ये, इन दोनों के बीच में एक एनर्जी हमारी जनरेट होती है, और ये एनर्जी हमारी टोटल किस पे डिपेंड होती है, सरफेस एरिया पे डिपेंड होती है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जब हम बनाते हैं अपना सस्पेंशन तो वहाँ पर हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो उस वजह से हमारी जो सरफेस एनर्जी है ये भी हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और कोई भी हमारा सस्पेंशन है अगर उसमें सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाता है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसकी स्टेबिलिटी अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर एक तरह से हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है कि हमको सस्पेंशन बनाना है तो भाई हमको पार्टिकल साइज छोटे करने पड़ेंगे, और अगर हम पार्टिकल साइज छोटे कर रहे हैं तो फिर हमारी सरफेस एनर्जी बढ़ रही है, और सरफेस एनर्जी बढ़ने की वजह से वो कंपाउंड हमारा क्या हो जाता है, अनस्टेबल। यानी कि हमको कंपाउंड भी बनाना है और जो हमारा बन रहा है वो क्या है, अनस्टेबल है। तो ये हमारी एक्चुअल में मेन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, और यही हमारी क्या है, पहली प्रॉपर्टी, सरफेस फ्री एनर्जी। अब इसको ठीक करने का उपाय क्या होता है कि जब भी हम सस्पेंशन में, क्योंकि भाई पार्टिकल साइज तो हम बड़े कर नहीं सकते सस्पेंशन में, वरना वो अच्छे से डिस्पर्स नहीं होंगे, तो पार्टिकल साइज को छोटा रहने देते हैं। उसकी जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम थोड़े से वेटिंग एजेंट या सर्फेक्टेंट का यूज करते हैं, और जो हमारे वेटिंग एजेंट सर्फेक्टेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो इनके पार्टिकल साइज को थोड़ा सा कम कर, जो हमारा सरफेस एरिया है, सरफेस फ्री एनर्जी है, इसको थोड़ा सा कम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये पार्टिकल क्या हो, स्टेबल हो। तो पहला हमारे यूज यहाँ पे क्या किया, वेटिंग एजेंट का यूज किया। वो क्या करता है, इस वाले जो सस्पेंशन है इसको थोड़ा सा स्टेबल करता है। दूसरा रीजन यहाँ पर क्या हो जाता है, दूसरा रीजन ये होता है कि जैसे मान लो ये हमारे पार्टिकल्स हैं तो इनका सरफेस एरिया बढ़ा हुआ है, तो अब क्या करते हैं कि ये पार्टिकल आपस में एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। जैसे मान लो इतना हिस्सा इन्होंने ले लिया और ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या हुआ, जुड़ने लग गए। अब पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे तो इस वजह से क्या हो जाता है कि ये हमारे कुछ इस तरह फ्लोक्यूल्स की तरह कर लेते हैं, और ये ऐसा कर क्यों नहीं है, जिससे क्या हो जाएगा, इनका सरफेस एरिया है जो हमारा इसका बढ़ गया था वो क्या हो जाए, ऑटोमेटिक कम हो जाए, और सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो हमारी जो सरफेस फ्री एनर्जी है वो भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, और ये
कंपाउंड हमारा स्टेबल होने लगेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि दो मेन चीज़ हमारी हो रही है। पहला हमारा वेटिंग एजेंट यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, इसका हम ठीक कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, फ्लॉक्यूल्स बनाने लगते हैं। ये क्या करते हैं, फ्लॉक्यूल्स बनाने लगते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है, इनका सरफेस एरिया कम हो जाता है और इनकी जो सरफेस फ्री एनर्जी है वो हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है और ये कंपाउंड हमारे स्टेबल हो जाते हैं। और फ्लॉक्यूल्स बनाकर ये कौन सा सिस्टम हमारा कहलाता है, फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इतना आप यहाँ पर समझ गए होंगे। और ये हम पहले ही समझ चुके हैं कि जो हमारा फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम होता है वो हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है नॉर्मल डीफ्लॉक्यूलेटेड के मुकाबले। तो इसमें जो हमारी पहली प्रॉपर्टीज आती है वो हमारी क्या आती है, सरफेस फ्री एनर्जी। और ये वाले टॉपिक हमारे बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ सकते हैं। और इसकी जो हमारा वो है एक इक्वेशन भी इसमें हमारी है, वो हमारी क्या कहलाती है, डेल्टा जी इज इक्वल, एक इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू गामा एस एल डॉट डेल्टा ए। तो डेल्टा जी हमारा क्या होता है, सरफेस फ्री एनर्जी है, यानी कि हम इसको सरफेस फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, जो हमारे यहाँ पर डेवलप हो रही है। दूसरा हमारे यहाँ पर गामा एस एल है, ये हमारे क्या इंटरफेसियल टेंशन है जो हमारी जो सॉलिड और लिक्विड के बीच में लग रही थी। तीसरी हमारी डेल्टा एल क्या है, चेंज इन सरफेस एरिया, यानी कि जो हमारा सरफेस एरिया यहाँ पर आपने देखा पहले हमारे यहाँ पर इतना था, हमने छोटा करके हमारा एक्चुअल में जो हमने सस्पेंसर बनाया इतने सरफेस एरिया के साथ बनाया, ये बाद में छोटे होते होते क्या किया, इनका सरफेस एरिया कम हो गया। तो कितना सरफेस एरिया हमारा चेंज हुआ, वो टोटल बाद का सरफेस एरिया हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है और इसकी मदद से हम यहाँ पता लगा लेते हैं कि कितना हमारा सरफेस फ्री एनर्जी है। और ये चीज़ आपको पहले ही पता है कि जिस भी कंपाउंड की हमारी सरफेस एनर्जी कम होगी वो कंपाउंड हमारा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। एग्जांपल हमारा कुछ वेटिंग एजेंट जैसे हमारा पॉलीसॉर्बेट 80 होता है, ये हमारा वेटिंग एजेंट है जिसका हम यूज़ करते हैं यहाँ पर सस्पेंशन बनाने के लिए। ठीक है, दूसरी हम यहाँ पर चीज़ देखते हैं, दूसरा हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब इसको आप कुछ इस तरह समझो कि यहाँ पर क्या होता है कि मान लो कोई हमारा सस्पेंशन है ये वाला, तो यहाँ पर हमारे पार्टिकल्स होंगे अंदर, तो पार्टिकल्स में क्या होता था, एक हमारा कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप किया जाता था, कोई भी एक। अब मान लो ये हमारा पार्टिकल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया या नेगेटिव चार्ज आ गया, मान लो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा कि इसमें जैसे मान लो ये हमारा लिक्विड, अगर हम लिक्विड ले लेते हैं इन द केस, तो लिक्विड हमारा H2O है और ये डिवाइड किसमें हो जाता है, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव में। तो एक हमारे इसमें नेगेटिव भी है, एक हमारे इसमें क्या है, पॉजिटिव है। अब अगर हमारा जो सॉलिड पार्टिकल है वो हमारा नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर जनरेट कर लेगा, इस तरह से ये हमारी जनरेट हो गई। और इसके बाद क्या होगा, ये पॉजिटिव वाले भाई नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये नेगेटिव को ऊपर से बुलाने लगते हैं और ये नेगेटिव वाले अपने साथ में पॉजिटिव लेके आते हैं, तो ये हमारे को इस तरह करने लगते हैं, ये वाला ये वाला। तो यहाँ पर जो हमारी पहली लेयर थी ये वाली, जो हमारी नेगेटिव हमारा पार्टिकल है, उसके बाद जो हमारी पहली लेयर है, इस वाली लेयर को यहाँ पर हम बोलते हैं स्टर्न लेयर। और उसके बाद ये हमारी जो दूसरी, ये हमारी जितनी भी लेयर लग रही है इन सबको क्या बोला जाता है यहाँ पर, डिफ्यूज लेयर। और ये जो हमारा पूरा का पूरा बन रहा है ये हमारा क्या बन रहा है, इसीलिए यहाँ पर दो लेयर जनरेट हो रही हैं और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो अब आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या है, कैसे, इसको हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं अपनी 3rd सेमेस्टर में। तो अब आप यहाँ पर ये तो समझ गए, कि ये हमारा इस तरह पूरा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाती है। अब अगर आप इसको देखोगे, मान लो ऐसे हमारे 2-3 जगह ये हमारा फॉर्म हो रहा है, तो आपको ये कुछ फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम जैसा नहीं लग रहा है, यानी कि ये हमारे क्या फॉर्म हो रहे हैं, एक तरह से फ्लॉक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब आपको एक बात पहले ही पता है कि फ्लॉक्यूल्स हमारे जितने ज़्यादा होंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम, और वो हमारा क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। अब यहाँ पर सिंपल बात ये है कि ये जो हमारे आयंस थे वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे थे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आयन इंट्रैक्शन बोल सकते हैं ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें जितना ज़्यादा आयन इंट्रैक्शन होगा, किसी में जितना ज़्यादा आयन इंट्रैक्शन होगा उसमें वो कंपाउंड हमारे और ज़्यादा पास आएंगे और हमारा सिस्टम क्या बनेगा, फ्लॉक्यूलेटेड। और किसी में अगर जो आयन इंट्रैक्शन था हमारा ये अगर कम होगा, यानी कि ये हमारे आपस में कम जुड़ रहे हैं, तो हमारा सिस्टम क्या बनेगा, यहाँ पर डीफ्लॉक्यूलेटेड बनेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर मेन है कि अगर किसी में इलेक्ट्रोलाइट जो कंसंट्रेशन है वो हमारा कम है, लो है, यानी कि यहाँ पर पार्टिकल हमारे कम अटैच होंगे, तो वो हमारा डीफ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम है। और किसी में अगर हमारे पार्टिकल्स मतलब इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लोग आपस में और ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो हमारा फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम कहलाता है। तो ये दो चीज़ें आप यहाँ पर समझ गए होंगे। और हम इसको और दूसरी भाषा में बोले तो हम बोल सकते हैं कि इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल, अगर ये दोनों के पार्टिकल जो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं इनका अगर इंट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो ये भाई आपस में कनेक्ट होकर फ्लॉक्यूल्स बना लेंगे, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम। और किसी में रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है, यानी कि ये पार्टिकल एक दूसरे को ज्यादा रिपल कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, तो ये हमारे डीफ्लॉक्यूलेटेड में आ जाएंगे। तो बस टर्म अलग अलग है, चीज हमारी क्या है, एक ही है।
तो ये आप समझ गए होंगे कि इसकी इंटरफेसियल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब हमारा इसमें ये चीज़ एक टर्म और आती है जिसको हम यहाँ पर ग्राफ बोलते हैं। ये कई जगह एग्जाम में शायद कभी पूछ सकते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। इधर हमारे ये लाइन है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी एनर्जी इंट्रैक्शन, ये हमारी नेगेटिव, ये हमारी पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर हमारी एनर्जी इंट्रैक्शन ज़्यादा है, जो हमारी यहाँ इंट्रैक्शन आपने देखी थी, और इधर हमारी कम है। तो सिंपल सी बात है कि अगर कहीं पर हमारी इंट्रैक्शन कम होगी तो भाई पार्टिकल आपस में कम जुड़ेंगे, और पार्टिकल आपस में कम जुड़ेंगे तो भाई वो एक डीफ्लोकुलेटेड वाला सस्पेंशन जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे ये कर्व जो बह रहा है ये वाला, इस कर्व में नीचे हमारा डीफ्लोकुलेटेड है और ऊपर हमारा क्या है, यहाँ पर फ्लोकुलेटेड है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है, बस यहाँ पर सिस्टम वही है, जब एनर्जी इंट्रैक्शन हमारा कम है, नेगेटिव में है, तो भाई डीफ्लोकुलेटेड है, और जब इंट्रैक्शन हमारा पॉजिटिव में, यानी कि ज़्यादा हमारा इंट्रैक्शन हो रहा है पार्टिकल्स के बीच में, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन हो जाएगा। सिंपल बात है। ये हमारा रिपल्सिव फोर्स है, ये हमारा अट्रैक्शन फोर्स है, ये सारे नॉर्मल चीज़ें हैं। अब हमारी एक चीज़ और आती है जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं सेटलिंग ऑफ सस्पेंशन। तो पहले एक और बात इसको कि जो हमारा सेटलिंग ऑफ सस्पेंशन है, इसको हम रेट ऑफ सेडिमेंटेशन नाम से भी जानते हैं। तो अब पहली चीज़ आप ये जानो कि ये सेटलिंग ऑफ सस्पेंशन एक्चुअल में है क्या। तो नॉर्मल मैं आपसे कहूँ कि मान लो ये हमारा क्या है, एक सस्पेंशन है। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इस पर ग्रेविटी फोर्स हमारा लगेगा, अगर हम इसको स्टर रख दें, मतलब बिना हिलाए डोले रख दें नीचे के लिए, तो हमारे यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये पार्टिकल्स हमारे क्या होंगे, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे, और इस तरह हमारे ये पार्टिकल यहाँ पर सेटल डाउन हो गए। तो यही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, सेटलिंग ऑफ सस्पेंशन। यानी कि सस्पेंशन में क्या हो रहा है कि जो इसके एक्चुअल में सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे वो हमारे क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे सेटल डाउन हो गए। और इसी को हम जो है सेडिमेंटेशन रेट भी पूछते हैं। कैसे बोलते हैं, अब ये हमारे जो पार्टिकल्स हैं, ये हमारे कितने स्पीड से, कितनी जल्दी हमारे पार्टिकल नीचे यहाँ पर बैठ रहे हैं, ये हमारा इसका क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन रेट कहलाता है। अब सिंपल सी बात है कि मान लो किसी का अगर सेडिमेंटेशन रेट ज़्यादा है, यानी कि किसी के पार्टिकल्स हमारे बहुत जल्दी जल्दी नीचे आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है कि उसका हमारा सेटिंग ऑफ सेडिमेंटेशन भी ज़्यादा हो जाएगा। क्या पार्टिकल्स, मतलब चीज़ तो हमारी दोनों एक ही है, तो हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, उतना कोई भी कंपाउंड हमारा जल्दी सेटल डाउन होगा। अब आती है बात स्टेबिलिटी की। अब ये कंपाउंड, हमको एक चीज़ और पता है कि कोई भी हमारा जो पार्टिकल है वो स्टेबल कौन सा होता है, जब हमारे ये पार्टिकल ऊपर बहेंगे, पूरे में ऐसे मिले रहेंगे, तभी तो कोई कंपाउंड हमारा स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे क्या है, नीचे बैठ गया, तो ये हमारा क्या है, अनस्टेबल है। तो सिंपल कह सकते हैं कि अगर किसी का हमारा रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, यानी कि जो हमारी नीचे बैठेंगे वो अगर ज़्यादा होगा, तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर किसी का रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कम होगा, तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमारे सिंपल फंडे हैं जो आप लोगों को पता हो, बस आप यहाँ पर सीख लो। फिजिकल का सिंपल सा फंडा ये होता है कि आपको बेसिक टर्म और कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, बाकी चीज़ें आप ऑटोमेटिक कर सकते हो। तो बस यही है हमारा एक्चुअल में सेटलिंग ऑफ सस्पेंशन की। यहाँ पर हमारे पार्टिकल जो है ऑटोमेटिक नीचे बैठ जाते। क्या अब इस चीज़ को हमें समझाया किसने, स्टोक लॉ की मदद से हमको ये बताया गया है। अब स्टोक लॉ क्या होता है, कई बार इसको 2 नंबर में पूछा जाता है। V = d² ब्रैकेट में ρ1 - ρ2 अपॉन जी, और अंडर अपॉन में क्या है 18n। अब V हमारा क्या है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, या हम इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ सेटलिंग। ठीक है। दूसरा हमारे यहाँ D आता है, ये हमारा क्या है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल, यानी कि ये जो हम पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं इनका डायमीटर कितना, यानी कि कितने बड़े। अगर ये ज़्यादा बड़े होंगे तो भाई इनका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन उतना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स रहेंगे वो भाई उतने जल्दी हमारे नीचे बैठेंगे। इसीलिए तो भाई पार्टिकल साइज को हम छोटा कर रहे थे। हर बार आपने देखा स्टार्टिंग में भी हम पार्टिकल साइज को थोड़ा सा छोटा कर रहे थे। ρ1 हमारी डेंसिटी ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल, यानी कि जो हम ये पार्टिकल्स ले रहे हैं इनकी डेंसिटी कितनी है। और ρ2 हमारी डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जो हमारे ये लिक्विड आपको दिख रहा होगा पेंसिल से बना हुआ, ये इसकी डेंसिटी कितनी है, ये हमारी हो जाती है ρ2। फिर हमारे यहाँ पर आते हैं G फॉर ग्रेविटी। अब ग्रेविटी भाई किसी भी इस पर जितनी ज़्यादा ग्रेविटी लगेगी, नीचे जितना ज़्यादा इनको खींचा जाएगा, ये पार्टिकल्स हमारे उतने जल्दी और नीचे जहाँ पर सेटल डाउन हो जाएंगे। तो G फॉर ग्रेविटी। अब एक चीज़ है जो इसको अपोज करती है, वो हमारी क्या है, N फॉर हमारे यहाँ आता है विस्कोसिटी, यानी कि ये जो हमारा लिक्विड है, ये लिक्विड हमारा जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा कोई भी कंपाउंड में, उतनी ज़्यादा कम सेटलिंग हुई। इसका मैंने आपको पहले भी एक बार पहले बताया था कि मान लो एक हमारा ये कंपाउंड है जिसमें हमने वाटर ले लिया, और यहाँ पर अगर हम एक सिक्का रखते हैं तो वो सिक्का हमारा बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा। अब यहीं पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल ले लेते हैं। अब ऑयल में अगर हम ये सिक्का रखेंगे तो हमारा स्लोली वो नीचे जाएगा। और यहीं पर अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं हनी ले लें या शहद ले लें। अब शहद हमारा बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो अगर हम यहाँ पर सिक्का रखेंगे तो या तो वो नीचे जाएगा ही नहीं, या वो बहुत ही ज़्यादा स्लोली बहुत ज़्यादा स्लो नीचे जाएगा। तो यहाँ पर एक देख रहे हैं कि जो पार्टिकल है उसका जो नीचे जाना है, यानी कि जो सेटलिंग है वो हमारी किस में स्लो है, जो हमारा पार्टिकल ज्यादा विस्कस है।
सिंपल सा फंडा है। तो यही यहाँ पे फिनोमिना लगता है कि यहाँ पर अगर ये हमारी जो विस्कोसिटी है ये जितनी ज़्यादा होगी, हमारी जो सेटलिंग टाइम है वो हमारा उतना कम होगा, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन उतना कम होगा। तो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है कि अगर हम किसी पार्टिकल का जो हमारा जो डिस्पर्जन मीडियम है जिसमें जो हमारा घुल रहा है, अगर उसकी हम विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं तो हमारा जो सेटलिंग टाइम है वो थोड़ा कम हो जाएगा और हमारा पार्टिकल और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब इसके लिए हमारा जो एक मेथड आता है वो हमारा आता है स्ट्रक्चर वेहिकल मेथड। तो ये हमारी नॉर्मल चीज़ें थी, दोनों आप समझ गए होंगे। सेटलिंग और सस्पेंशन क्या होता है, कैसे होता है, स्टोक्स लॉ क्या होता है, सारा कुछ। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसका नाम है फॉर्मुलेशन ऑफ फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। तो जैसा मैंने पहले आपको बता दिया, सस्पेंशन हमारा दो तरह का होता है, फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड। अब बस आपको ये जानना है कि इसको हम फॉर्मुलेट कैसे करते हैं। तो पहले मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी, जो हमारा इंटरफेसियल प्रॉपर्टीज था उसमें आपको प्रॉब्लम पता चल गई। पहला हमारा सरफेस एनर्जी में क्या आती थी कि भाई सरफेस एनर्जी बढ़ जाती है, हमारे पार्टिकल कम बैठ पाते हैं। दूसरा हमारा उसमें क्या आ रहा था कि वेहिकल को हमें थोड़ा क्या करना है, इंक्रीज करना है, जिसके उसकी जो सेटलिंग टाइम है वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो इसी के चलते हमारे यहाँ पर 3 टोटल मेथड आते हैं जो हमारे फॉर्मुलेट में काम आते हैं। पहला हमारा होता है बैटिंग एजेंट मिलाना, दूसरा हमारा होता है कंट्रोल फ्लॉक्यूलेशन और तीसरा हमारा होता है स्ट्रक्चर वेहिकल। तो पहला बैटिंग एजेंट में क्या होता है कि जैसे हमारे जो पार्टिकल्स हम बना रहे थे, यहाँ पर ये जो हम पार्टिकल्स बना रहे थे, तो इन पार्टिकल्स में क्या हो रहा था कि सरफेस एनर्जी बढ़ रही थी। तो बैटिंग एजेंट्स क्या काम करते हैं कि जब हम इस बैटिंग एजेंट्स को उस वाले जो सस्पेंशन हम बना रहे थे उसमें अगर हम मिला देते हैं तो वो उसकी जो सरफेस एनर्जी है उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो वही मैंने आपको बताया कि हम बैटिंग एजेंट को क्या करते हैं, हम जो हम सस्पेंशन बना रहे थे उसमें हम मिला देते हैं और ये बैटिंग एजेंट्स क्या करते हैं कि जो हमारी सरफेस एनर्जी है उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। और सरफेस एनर्जी कम होने से क्या हो जाता है कि जो हमारी स्टेबिलिटी है ये ऑटोमेटिक क्या होने बढ़ने लगेगी। तो पहला आपको यहाँ पता लग गया, पहला हमारा क्या है, बैटिंग एजेंट मिला देना। दूसरा हमारा आता है कंट्रोल फ्लॉक्यूलेशन। अब इस कंट्रोल फ्लॉक्यूलेशन में हम क्या करते हैं कि हम पार्टिकल में इलेक्ट्रोलाइट यानी कि आयंस वाला चीज जनरेट करा देते हैं। जो आपने इलेक्ट्रिकल डबल लेयर वाला अभी स्टडी किया था वही हम इसमें काम करते हैं। हम क्या करते हैं कि मान लो ये हमारा कोई भी पार्टिकल है यहाँ पर, ठीक है, तो इस पार्टिकल में जो हमारा एक चार्ज, जो हमारा कोई भी मान लो ये हमारे पार्टिकल्स हैं, तो इन पार्टिकल्स पे हम एक चार्ज जनरेट करा देते हैं। अब मान लो मैंने इन सब पे क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट करा दिया, तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज जनरेट करा दिया। और इसके बाद जो हमारा सॉल्वेंट होता है उस पर हम क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज, यानी कि मान लो ये हमारा जो सॉल्वेंट है इस पर हम क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज जनरेट करा देते हैं। ये पार्ट जो हमारे सॉल्वेंट है इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब सिंपल आप फंडा ऐसे समझो कि अपोजिट हमारा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और जो हमारा सेम चार्ज होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है। तो पार्टिकल्स का तो पॉजिटिव है, तो भाई पार्टिकल तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इधर उधर भगाएंगे, लेकिन जो सॉल्वेंट है वो क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो इससे हमारा हो गया कि जो हमारा पार्टिकल है यहाँ पर वो हमारा सॉल्वेंट के साथ अच्छे से मिक्स रहेगा और जो एक दूसरे के साथ क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। तो इसकी वजह से हमारा सॉल्यूशन कुछ इस तरह बन जाएगा कि ये हमारे क्या रहेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे और सॉल्वेंट के साथ अच्छे से मिक्स रहेंगे। और ये वाली जो कंडीशन है ये हमारा बेस्ट स्टेबल बन जाएगा। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सस्पेंशन बनेगा वो एकदम बढ़िया बनेगा, स्टेबल बनेगा। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर कहलाती है कंट्रोल फ्लॉक्यूलेशन के अंदर हम ये वाला काम यहाँ पर करते हैं। तीसरी चीज़ हमारी यहाँ पर आती है स्ट्रक्चर वेहिकल। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा था कि जैसे मान लो कोई भी हमारी जो स्टोक्स लॉ के अनुसार क्या हो रहा था कि जो हमारी विस्कोसिटी है वो हमारी डिपेंड करती है किस पे, उसके स्टेबिलिटी पर, उसके सेडिमेंटेशन रेट पे। यानी कि अगर किसी की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो उसकी जो सेडिमेंटेशन है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी जो हम सस्पेंशन बनाए उसकी अगर हम विस्कोसिटी बढ़ा देते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक उसका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कम हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हमारा आता है स्ट्रक्चरल वेहिकल में कि यहाँ पर हम जो हमारा सॉल्वेंट था एक्चुअल में, उस सॉल्वेंट में हम कुछ और चीज़ें ऐसी ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि उसकी जो विस्कोसिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जैसे अकेसिया हो गया, ट्रैगेकैंथ हो गया, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसको जब हम यहाँ पर मिला देंगे तो इसकी जो इसकी विस्कोसिटी है वो बढ़ जाएगी और हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो बस फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या होते हैं, सारे आप टॉपिक समझ गए होंगे सस्पेंशन के बारे में। तो आज की वीडियो यहाँ कंप्लीट होती है और इसके जो नोट्स है वो आप डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए, आपको मिल जाएंगे। और यूनिट कंप्लीट होते ही आपको यूनिट वाइज वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।